नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के बारे में। इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे कि डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग क्या होता है। आप लोग इसको पॉलिटेक्निक भी जो बोलते हो, जो इंजीनियरिंग में आता है ना। डिप्लोमा के जो ब्रांचेस हैं वो मैंने मेन ब्रांचेस भी डिस्क्राइब किए हुए हैं। तो स्टार्ट से लेके एंड तक, जॉब लगने तक उसका स्कोप क्या है, इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में हम बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें बिना स्किप किए। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, जैसा कि आप लोगों को पता है कि डिप्लोमा के कई कोर्सेज होते हैं। 1 ईयर का भी डिप्लोमा होता है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है ना, DCA। मैं बात करने लग रहा हूं इंजीनियरिंग की, जिसको बेसिकली आप लोग पॉलिटेक्निक के नाम से जानते हैं। डिप्लोमा इन फार्मेसी भी होता है, बट वो कैटेगरीज अलग होती हैं। मैं अभी इंजीनियरिंग की बात करने लग रहा हूं। इस वीडियो में कंप्लीट उसके बारे में हम जानेंगे। अगर आपने लिखना है तो आप लिख लीजिए इसको शॉर्ट में पॉलिटेक्निक। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि डिप्लोमा करने के लिए, पॉलिटेक्निक करने के लिए आपके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूं कि इसमें 2 तरीके से एलिजिबिलिटी है आपकी। पहली एलिजिबिलिटी है कि आप 10th पास होने चाहिए, है ना। 10th क्लास आप पास होना चाहिए। 12th के बाद भी आप कर सकते हैं एंड ITI के बाद भी आप कर सकते हैं। इनमें डिफरेंसेस क्या हैं वो मैं बताता हूं। 10th के बाद आप करेंगे तो हर बोर्ड का जो है एंट्रेंस एग्जाम होता है, ठीक है। जैसे यूपी में है तो BTUP है, पंजाब में है तो PB टेट ऐसे करके है ना। झारखंड का अलग है, बिहार का अलग है। तो ऐसे हर स्टेट में इनका अलग अलग एंट्रेंस फॉर्म निकलता है हाई स्कूल के बाद, ठीक है। आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका ये जो ड्यूरेशन होता है ये होता है 3 इयर्स का। 3 इयर्स का आपका पॉलिटेक्निक का ड्यूरेशन होगा आफ्टर 10th। अगर आपने 12th किया है और आप 12th बेस पर अलग फॉर्म निकलता है ना, वो अलग ग्रुप होता है। अगर आप 12th बेस पे फॉर्म डालेंगे तो इससे आपको लेटरल एंट्री मिलती है, ठीक है। ये जो एंट्रेंस फॉर्म है यहां पे आपको लेटरल एंट्री अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर आपका डिप्लोमा 2 इयर्स का हो जाएगा। सेम चीज आप ITI के साथ भी कर सकते हैं। अगर आपने ITI किया हुआ है और आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो उसका फॉर्म जब आप निकलेगा तो आप लेटरल एंट्री वाले फॉर्म को भरिए, उसका ग्रुप अलग होता है। आपका एग्जामिनेशन का फॉर्म भी अलग होगा, है ना। मतलब एग्जाम सेम नहीं होते हैं, दोनों के अलग अलग क्वेश्चन पेपर दोनों लेवल्स के आते हैं। तो 12th और ITI के बाद आप लेटरल एंट्री ले सकते हैं। 10th के बाद आप लेटरल एंट्री नहीं ले सकते, उसके लिए आपको 3 ईयर का डिप्लोमा करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। देखिए, जब आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे कुछ ही दिनों बाद उसका रिजल्ट्स आ जाता है। जो आपके मार्क्स होते हैं उसके हिसाब से आपकी रैंकिंग बनती है। और रैंकिंग मैं बता दूं कैसे बनती है। ऐसा नहीं है कि आपने सपोज करिए कि 150 क्वेश्चन थे, आपने 100 क्वेश्चन किए हैं और आपका 100 में 90 जो है क्वेश्चन सही है। लेट्स सपोज कि आपका रैंक आया 5000। 150 में से 100 आपने किया, 10 गलत हो गए, 90 सही है, आपका रैंक आया 5000। लेट्स सपोज वहीं एक बंदा है जिसने 150 में 150 क्वेश्चन किए हैं, उसका भी 90 ही क्वेश्चन सही है, या फिर उसका मार्क्स जो है सेम आता है उसके। अगर उसका 90 मार्क्स आया है तो इसका भी 90 ही आ रहा है। पहले वाले ने अगर 5000 रैंक मिला था, इसका रैंक 10,000 होगा, 12,000 भी हो सकता है, 7,000 भी हो सकता है। रीजन तो आपने जितने क्वेश्चंस गलत किए हैं ना, उसने 10 क्वेश्चन गलत किए हैं, आपने करीब 70 क्वेश्चन गलत किए हैं। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये आपके मार्क्स में तो डिफरेंस नहीं क्रिएट करता है, बट आपकी रैंकिंग में क्रिएट करता है। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस जो है, जो आपके रैंक आते हैं, फिर इनकी एक काउंसलिंग की डेट आती है ना। उस काउंसलिंग को अब कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ना। फर्स्ट राउंड, सेकंड, थर्ड, ऐसे चल के 8 राउंड तक आता है, जिसमें आप अदर स्टेट के लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पहले काउंसलिंग वगैरह में क्या होता है, 1 2 3 स्टेप तक, कि इसमें जिनके रैंक्स होते हैं, जिन्होंने एग्जाम दिया होता है, वो लोग पास होते हैं और उनकी जो है काउंसलिंग होती है। फिर 4th राउंड के बाद क्या होता है, जो लोग नॉट क्वालिफाइड होते हैं वे लोग भी काउंसलिंग करवा सकते हैं। और उसके बाद जो राउंड्स आते हैं उसमें जिन लोगों ने पेपर भी नहीं दिया है वो लोग भी काउंसलिंग करवा सकते हैं। अदर स्टेट के लोग भी काउंसलिंग करवा सकते हैं। ये होता क्यों है, इनको बाद में क्यों चांसेस मिलते हैं, रीजन बिहाइंड, जिनके मार्क्स अच्छे हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड राउंड में, कि आप जो है अपने मनपसंद का कॉलेज चूज कर लें, ठीक है। तो ये होता है सिलेक्शन प्रोसेस।
इसके बाद जब आपको सीट अलॉट हो जाता है, फिर वहां आपको कुछ अलॉटमेंट के लिए पैसे पेड करने होते हैं। कॉलेज अगर समझ में आ गया तो फिर फीस पेड करनी पड़ती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है आपके जिले पर ही। देन आपको कॉलेज में जाना है एडमिशन लेने के लिए, वहां फिर एडमिशन का प्रोसेस होता है। उसके बाद बात करते हैं कि कोर्स की ड्यूरेशन क्या है। कोर्स की ड्यूरेशन में, ऐसा मैंने बताया, 10th करके आएंगे तो कोर्स की ड्यूरेशन 3 इयर्स है। 12th या ITI बेसिस पे आएंगे तो कोर्स की ड्यूरेशन जो है 2 इयर्स है। अच्छा, एक चीज मैं बड़ा क्लियर कर दूं कि अगर आपने 12th या ITI किया है तो जरूरी नहीं है कि आप 2 इयर्स वाला ही फॉर्म डाल सकते हैं लेटरल एंट्री का। आप 3 इयर्स का भी फॉर्म डाल सकते हैं। आप 12th मत दिखाइए, ITI मत दिखाइए, आप 10th के बेसिस पर फॉर्म को फिल करिए, एंट्रेंस एग्जाम दीजिए और काउंसलिंग भी उसी ग्रुप से करवाइए। तो आप भी जो है 10th लेवल से ही डिप्लोमा करेंगे और आप भी 3 साल का ड्यूरेशन आपका हो जाएगा। और मुझे लगता है कि 3 साल वाला ज्यादा बेटर होता है। फीस की बात कर लेते हैं। देखिए, फीस की बात करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि कॉलेजेस कितने टाइप के होते हैं। 3 टाइप के कॉलेजेस होते हैं। मैं अगर फीस की बात कर लूं, देखिए, एक होता है गवर्नमेंट कॉलेज, एक होता है एडेड कॉलेज, एक होता है प्राइवेट कॉलेज। ठीक है, तीनों में डिफरेंसेस क्या है वो देख लीजिए। काउंसलिंग जब आप कराते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है आपको आपके मनपसंद का, अगर आपने चॉइस फिलिंग की हुई है। उसके बाद अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस आपके जो है फिल हो जाते हैं या आपके नियर बाई कोई एडेड कॉलेज, अच्छा एडेड कॉलेज है, तो आप एडेड कॉलेज भी ले सकते हैं। बहुत सारे एडेड कॉलेज भी अच्छे हैं। ये दोनों ऑप्शन फिल हो जाते हैं तो आप प्राइवेट कॉलेजेस भी काउंसलिंग के थ्रू ही ले सकते हैं। उसमें क्या है, एक फायदा यही है इसमें कि ये जो डायरेक्ट एडमिशन के लिए आप जाते हो प्राइवेट कॉलेजेस में, वहां डोनेशन लगता है। तो आप काउंसलिंग के थ्रू जाएंगे तो आपको प्रायोरिटी पहले मिलती है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर प्राइवेट कॉलेज में भी जाना है तो काउंसलिंग के थ्रू जाइए, है ना। और अब बात करते हैं फीस की। गवर्नमेंट कॉलेज में जो है फीस करीब करीब 33,000 रुपए है 3 साल का। मैं ये विदाउट हॉस्टल फीस बता रहा हूं। जो इसकी एक्चुअल फीस है, ट्यूशन फीस बोलते हैं जो कॉलेज में, वो करीब 33,000 रुपए है। 30,000 से लेकर 35,000 के बीच में गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस है। अब बात करते हैं एडेड कॉलेज की। एडेड कॉलेज में ये फीस वेरी करता है 50,000 से लेकर 60,000 रुपए तक। 3 इयर्स के कोर्स की मैं बात कर रहा हूं। उसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो गवर्नमेंट कॉलेज का करीब 11,500 के आसपास आएगा, एडेड कॉलेज का करीब 19,000 आएगा। और प्राइवेट कॉलेज में तो भाई इनके तो वारे न्यारे हैं। ये लोग जो ऑफर करते हैं, मैं आपको बता दूं, ये 28,000 रुपए से लेके 60,000 रुपए पर ईयर का ऑफर करते हैं कोर्स। 28,000 मतलब 30-90,000 रुपए 3 साल के, या फिर 1,80,000 रुपए मतलब 2 लाख रुपए तक। ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है कि कितनी फीस वहां पे लगेगी। मैं अपना बताऊं, मैंने जब 13 में किया था तो मेरी कंप्लीट फीस 2010 से लेकर 13 तक लगी थी 1,30,000 के आसपास, ऐसी कुछ लगा था। 45,000 पर ईयर की फीस थी उस टाइम। बट कॉलेज अच्छा था, प्लेसमेंट वगैरह भी हो जाता है, अभी का पता नहीं। अब बात करते हैं एडमिशन की। आपने काउंसलिंग करवा लिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया, फीस जमा कर चुके हैं, तो आप एडमिशन के लिए जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है कॉलेज पर जाइए। कॉलेज पर आप जाएंगे तो एडमिशन के टाइम पे आपका पूरा डॉक्यूमेंट वगैरह होना चाहिए। पहले डिमांड ड्राफ्ट वगैरह बनता था, अभी क्या है, प्रिंसिपल के अकाउंट में ही वो पैसे ट्रांसफर करवाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें, अगर आपके कॉलेज में साइबर कैफे है, आसपास है कोई, या गेट के बाहर, तो जनरली मिल ही जाता है, वहां से आप ऑनलाइन कर सकते हैं। या अगर आप इंटरनेट अच्छे से चलाना जानते हैं, बैंकिंग सिस्टम वगैरह जानते हैं, तो आप ये खुद पेड कर सकते हैं। एडमिशन फीस हो, जो भी कुछ हो, वो आप फीस पेड कर सकते हैं। तो एडमिशन लेने के लिए आपको खुद जाना पड़ेगा, कोई और आपका एडमिशन लेने वहां नहीं जा सकता। आपने खुद जाना है प्रॉपर पूरी तैयारी के साथ, और डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब लेके जाना है। मैं आई बटन में एक लिंक दे देता हूं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहां पे लगते हैं, प्रोसीजर क्या है, वो मैं यहां से बता देता हूं आपको, आप देख लीजिएगा। फिर आते हैं, आपका एडमिशन हो गया है ना, क्लास चलने लगे, आपका सिलेबस क्या है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कि आपने सबसे पहले ये समझना है कि आपका सिलेबस क्या है। देखिए, बुक्स आपको लाइब्रेरी से मिल जाएंगी, ठीक। आपका सेमेस्टर वाइज एग्जाम है, 3 साल में 6 सेमेस्टर होंगे। हर सेमेस्टर में जो सिलेबस है उस पे आपको फोकस करना है। देखिए, टीचर क्या पढ़ा रहे हैं
वो अपना सिलेबस टू सिलेबस पॉइंट कवर करेंगे। आपने भी कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं करनी है इसमें, आपको भी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, क्योंकि 6 महीने का टाइम होता है। 6 महीने के टाइम में मुझे लगता है आपका कॉलेज जो है मैक्सिमम 3 महीने या 3.5 महीने के लिए अच्छे से चलेगा। उसमें भी अगर सेकेंड सैटरडे फोर्थ सैटरडे का अगर छुट्टियां निकाल दो तो बहुत ही कम टाइम मिलता है। बहुत कम ही ऐसा होता है कि कॉलेजेस में सिलेबस अच्छे से कंप्लीट किया जाता है, इसलिए आप सेल्फ स्टडी भी जरा फोकस करिएगा। और सिलेबस जो है मैं बताऊं फर्स्ट ईयर का क्या होता है। फर्स्ट ईयर में जो फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर है उसमें लगभग सभी ब्रांचेस के जो सिलेबस है सेम होते हैं। अप्रॉक्स 80% इनके सिलेबस सेम होते हैं, क्योंकि सारे अप्लाइड सब्जेक्ट्स होते हैं। अप्लाइड फिजिक्स है, अप्लाइड केमिस्ट्री है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है। एक सब्जेक्ट होता है जो आपका प्रैक्टिकल का होगा, जैसे अगर मैकेनिकल की बात करूं तो वर्कशॉप है ना। तो ऐसे ही सिविल में अलग, और इनका मतलब एक प्रैक्टिकल का अलग हो जाएगा और एक टेक्निकल बुक अलग हो जाएगी। बाकी जो ड्राइंग का चैप्टर होता है, ड्राइंग वो सबके स्टार्टिंग के तो लगभग सेम ही होते हैं, बट ड्राइंग धीरे धीरे जैसे आपका बढ़ता है सेमेस्टर, वो ड्राइंग्स में भी चेंजेस आ जाते हैं। मतलब जो डिजाइन का पार्ट है, ड्राइंग का पार्ट है, वो वेरी करता है ब्रांच टू ब्रांच। स्टडी की बात करूं तो स्टडी, कंप्लीट स्टडी जो है वो कैसी हो रही है कॉलेज की, ये आपको कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम दे दिया आपने, ठीक है, आपने कॉलेज सेलेक्ट करना है, काउंसलिंग में आप गए, तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है, आपको एक 10-12 कॉलेजेस की लिस्ट बना लेनी है। वहां से ये स्टडी और एक प्लेसमेंट है ना, कैंपस प्लेसमेंट जो होता है, इन दोनों को बड़ा ध्यान में रखना है कि स्टडी इस कॉलेज की कैसी है, यहां से प्लेसमेंट कैसा होता है। कुछ अगर सीनियर्स आपके टच में है तो ठीक है, नहीं तो ऑनलाइन देख लिया ठीक है। मतलब कैसे भी करके आपको यह पता लगा लेना है कि कॉलेज में स्टडी कैसी होती है। मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूं, कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनमें स्टडी अच्छी नहीं होती है लेकिन तब भी प्लेसमेंट होता है। कॉलेज का नाम है, क्या करोगे। लैब एंड प्रैक्टिकल्स होते हैं आपके स्टार्टिंग में। जो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर होता है, लगभग लैब एंड प्रैक्टिकल सबके फिजिक्स केमिस्ट्री के तो लगभग सेम ही होते हैं। एक आध प्रैक्टिकल जैसे अपना वर्कशॉप है और सिविल में कुछ और होता है, ऐसे ये चीजें लैब एंड प्रैक्टिकल करने के लिए आपको मिलेंगी। ये आपके स्टडी का एक पार्ट है, लैब एंड प्रैक्टिकल वहां पे करने को आपको मिलेगा, है ना। सेशनल एग्जाम होते हैं। सेशनल एग्जाम क्या होता है, देखिए जब आप कॉलेज में जाएंगे तो हर लेक्चर में जो आपके टीचर होंगे वो अपने लेक्चर का एक अलग अटेंडेंस लेंगे। जैसे ही एंट्री करेंगे क्लास में वो अपना अटेंडेंस पूरा फिल कर लेंगे। आप जितना परसेंट कॉलेज में जाएंगे वो मैटर करता है ओवरऑल अटेंडेंस, बट सेशनल एग्जाम के लिए हर टीचर अपने सब्जेक्ट के लिए वो अटेंडेंस आपका लेगा। अटेंडेंस का भी आपके सेशनल एग्जाम के जो मार्क्स होते हैं उसमें बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। सेशनल एग्जाम जो है हर 3 महीने पर, मतलब सेमेस्टर के बीच में, 6 मंथ पे एक सेमेस्टर होता है, तो हर तीसरे महीने पर जो है बीच में एक सेशनल एग्जाम होता है, और ये सभी कॉलेजेस नहीं अटेंड करवाते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो आपका अटेंडेंस होगा जहां पे सेशनल एग्जाम होता है वहां तो ठीक है, जितना कोर्स उन्होंने कवर किया रहते हैं वो लोग 3 महीने तक, उसके अकॉर्डिंग सेशनल एग्जाम होता है। उसमें जो मार्क्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आपके मार्क्स आते हैं सेशनल के। और अगर आप अटेंडेंस नहीं अच्छा है आपका उस पर्टिकुलर लेक्चर में, तो उस लेक्चर में मुझे लगता है अगर सेशनल एग्जाम नहीं हो रहा है तो आपके मार्क्स अच्छे नहीं आने वाले हैं। असाइनमेंट आपको मिलेगा, वर्कशॉप के लिए मिलेगा, मतलब हर सब्जेक्ट के लिए, मैथमेटिक्स में छोड़ देता हूं तो लगभग सारे सब्जेक्ट्स के लिए आपको असाइनमेंट मिलते हैं, मतलब प्रैक्टिकल फाइल्स भी मिलती हैं बनाने के लिए, वो आपको कंप्लीट करना है। उसके लिए जो मटेरियल है वो कॉलेज ही आपको प्रोवाइड करा देगा कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है फाइल, वो पूरा एक सैंपल होता है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग उसको प्रैक्टिकल फाइल को और असाइनमेंट को बनाते हैं। फिर आता है आपका सेमेस्टर एग्जाम। सेमेस्टर एग्जाम 6 महीने में एक बार होता है। सेमेस्टर एग्जाम आपका सेंटर जाता है किसी और कॉलेज पर, है ना। कई कॉलेजेस ऐसे हैं जो इधर उधर सेंटर नहीं भेजते हैं, अपने ही कॉलेज में अटेंड करवाते हैं, बट जो टीचर्स हैं वो टीचर आपके कॉलेज के नहीं होंगे, है ना। कुछ मेन टीचर्स हो सकते हैं, तो ये चीज होती है कि आपका सेंटर भी जाता है दूसरे कॉलेज पर, आपके कॉलेज में भी हो सकता है, बट टीचर्स वहां के चेंज हो जाते हैं, और टीचर्स रहते भी हैं तो बाहर से कुछ लोग जरूर आते हैं आपका वहां पे टेक केयर करने के लिए कि कैसे यहां पे एग्जाम दिया जा रहा है। वो होता है ना, नकल वकल करते हैं सब लोग, तो उसके लिए थोड़ा ध्यान दिया जाता है। अब बात करते हैं कुछ फैसिलिटीज की। तो हॉस्टल है। हॉस्टल की मैं बात कर लूं कि जब आप काउंसलिंग के टाइम ही जब आप सेलेक्ट करेंगे और आपको नीड है कि यहां पे हॉस्टल होना चाहिए,
तो वो या तो आप रिव्यूज वीडियोस देख लीजिए यूट्यूब पर, या तो कॉलेज का नंबर निकाल के कॉल कर लीजिए, या किसी सीनियर से, अपने फ्रेंड से जो उस लोकेशन पे रहता हो, पता कर लीजिए कि इस कॉलेज में हॉस्टल है या नहीं है, गर्ल्स हॉस्टल है या नहीं है, बॉयज हॉस्टल है या नहीं है तो ठीक है, लेकिन करंट टाइम में रनिंग में है या नहीं, यह भी पता करना इंपॉर्टेंट है। तो हॉस्टल बॉयज और गर्ल्स के लिए अवेलेबल है या नहीं है, यह पता करना है। कितने साल के लिए मिलेगा, 1 साल के लिए या 3 साल के लिए, 2 ऑप्शंस होते हैं। जो लड़कियों का हॉस्टल है वो जनरली 3 साल के लिए उनको मिलता है, बट जो बॉयज हॉस्टल होते हैं, बॉयज हॉस्टल मैक्सिमम गवर्नमेंट एंड एडेड कॉलेजेस में ये 1 साल के लिए दिया जाता है, ओनली फर्स्ट ईयर में। उसके बाद आपको अपना रूम लेके कहीं रहना पड़ेगा। यहां पे खाने का जो प्रोविजन है, खाना देखिए जरूरी नहीं है, हॉस्टल है तो खाना अच्छा नहीं मिलता है। अभी मैं एक क्या ही नाम लूं, मतलब मैंने देखा है और खुद टेस्ट किया है खाने को, खाना हॉस्टल में बढ़िया था, है ना। और ऐसा नहीं है कि हॉस्टल है तो हॉस्टल का मतलब ही अच्छा खाना नहीं होता है क्या कि हॉस्टल की जो खाने की फीस होती है ये आपको कैश में देना पड़ता है मैक्सिमम जगहों पर। करीब करीब मुझे जो अंदाजा है वो 2200 रुपए फीस है हॉस्टल में खाने का, प्लस हॉस्टल की जो फीस है वो आपको एक साथ ही पेड करनी होती है, वो एडवांस में ही कुछ 5000 के आसपास सिक्योरिटी फीस भी जमा करवा लेते हैं। स्कॉलरशिप पे आ जाते हैं, एडमिशन लेने के बाद आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है, उसी टाइम लगभग आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट तैयार करके रखना है। और एक चीज बड़ा ध्यान में रखना है, कई लोग गलती करते हैं, अपने फादर का इनकम आपको दिखाना है। कई लोगों ने ना अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवा के ले गए कॉलेज में और वहां से रिजेक्ट हो गया, ऐसे में आपका स्कॉलरशिप नहीं आएगा। स्कॉलरशिप इन द सेंस कि स्कॉलरशिप में आता क्या है, एक तो फीस है, कंप्लीट फीस, और जो हॉस्टल की फीस है ये कंप्लीट आपकी रिटर्न आ जाती है स्कॉलरशिप प्रोग्राम से। तो हॉस्टल का अगर 3000 रुपए लगा है साल का, या 300 रुपए महीना लगा है ना, मैक्सिमम जगहों पर 300 रुपए महीना लगता है, वो इकट्ठे जो है जमा करवा लेते हैं, या 600 रुपए महीना लग गया, है ना। तो ये जो फीस है ये आपकी वापस आ जाती है। सपोज करिए 12000 रुपए आपकी फीस है कॉलेज की, और 300 रुपए आपका पर मंथ का हॉस्टल का फीस है, तो 12 3 3600 रुपए वो, और 12000 वो, तो करीब 15000 रुपए के आसपास आपका स्कॉलरशिप आ जाएगा। यही मैं एडेड कॉलेज की बात करूं तो सेम चीज वहां भी होगी कि फीस प्लस हॉस्टल फीस। हॉस्टल फीस शायद ना आता हो, उतना मैं एग्जैक्ट कंफर्म नहीं हूं, क्योंकि कहीं कहीं आता है, कहीं कहीं नहीं आया है। प्राइवेट कॉलेजेस में क्या है, हॉस्टल फीस तो आपको मिलना नहीं है, क्योंकि हॉस्टल फीस प्राइवेट कॉलेजेस की फीस से भी ज्यादा होती है कॉलेज की फीस से। मैं बता रहा हूं 45,000 हमारी फीस थी, 45,500 रुपीज पर ईयर का हॉस्टल का फीस था, ठीक है। स्कॉलरशिप कितना आता था वो हमें तो मिलता नहीं था, बहुत तो कॉलेज वाले रख लेते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में, बट अब क्या है शायद अकाउंट्स में आने लगा है डायरेक्टली, कॉलेज का उसमें लिंक नहीं रहता है, तो करीब करीब 28,000 रुपए आपका स्कॉलरशिप आ जाता है। और 28,000 जो है एवरेज फीस है, मिनिमम जो फीस है वो प्राइवेट कॉलेज की है पॉलिटेक्निक में। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स होती है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी देखिए ये हर जगह नहीं होती है, ये कॉलेज टू कॉलेज वैरी करता है कि स्पोर्ट एक्टिविटी वो कॉलेज वाले करवा रहे हैं कि नहीं। स्पोर्ट एक्टिविटी में जनरली 2-3 चीजें होती हैं। देखिए क्रिकेट अगर आप सोच रहे हैं तो क्रिकेट नहीं होता है, ठीक है, क्रिकेट नहीं होता है, वॉलीबॉल होता है, फुटबॉल होता है, रनिंग होता है, जंपिंग होता है ना, ऐसे ही इवेंट्स होते हैं, है ना। इवेंट्स की बात करूं तो एनुअल फंक्शन होता है हर साल कॉलेज में, वहां पे आप जो है आपको कुछ दिन दिया भी जाता है पहले से प्रिपेयर करने के लिए, है ना। आपकी जो केमिस्ट्री वाली मैडम अगर होंगी तो वो आपको ये सब ट्रेन करवाएंगी, या कोई अलग से रखा होगा, जो भी होगा। तो ये इवेंट्स में क्या होता है कि आपने पार्टिसिपेट करना है, कि आप डांस करोगे, या आपने सिंगिंग करनी है, या आपको कोई और करतब दिखाना है, एक्टिविटी दिखानी है, या मैजिक दिखाना है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो लगभग हर कॉलेज में होता होगा, मैं इतना श्योर नहीं हूं, है ना। तो ये इवेंट्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गया। अब आता है ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट। 3 साल कंप्लीट करने के बाद मैं कहूंगा कम से कम आपके 60% से लेके 66% कई सारे अच्छी अच्छी कंपनियां मांगती हैं कि मुझे मिनिमम जो चाहिए वो 66% चाहिए बच्चों का, तभी मैं प्लेसमेंट करूंगा। तो आपके 60% तो कम से कम आने ही चाहिए। 66% जब आ जाता है तो प्लेसमेंट में बैठने के लिए आपको अच्छा चांस मिलता है। अगर मास रिक्रूटमेंट के लिए कोई कंपनी आती है, मतलब बल्क में उठाना है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है। उसके बाद कॉलेज में आपकी ट्रेनिंग होती है कि कैसे प्लेसमेंट
होता है, प्रोसेस क्या है, आपको प्रिपेयर क्या क्या करना है, क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं, है ना, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो है ट्रेनिंग होती है। ये करीब हफ्ते भर का प्रोसेस होता है। देन जब कंपनीज आती हैं प्लेसमेंट के लिए, तो प्लेसमेंट में 8-8, 10-10 लोगों को एक साथ बिठाया जाता है और उनसे लगातार क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग आते हैं इंटरव्यू देने, है ना, हर ब्रांच के लोग होते हैं, तो जो टाइमिंग होती है वो मतलब कम से कम 3 लोगों को तो एक साथ बिठा के इंटरव्यू लेते ही हैं, बट क्वेश्चन अलग अलग होता है। ये नहीं कि आपसे सेम पूछा, आपसे वो पूछा, आपसे वो, और मल्टीपल लोग रहते भी हैं क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया प्लेसमेंट। प्लेसमेंट में आपकी ब्रांच वाइज जो कंपनीज आती हैं उन्हीं में आपका प्लेसमेंट होगा। जैसे अगर आप मैकेनिकल से हैं तो हो सकता है होंडा कंपनी आई हो, मेट्रो आई है तो इलेक्ट्रॉनिक्स भी ले जाएगी, मैकेनिकल भी ले जाएगी, सिविल भी ले जाएगी, इलेक्ट्रिकल भी ले जाएगी, और अगर विप्रो आई है तो कंप्यूटर साइंस ले जाएगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ले जाएगी। तो ऐसे जो है कंपनीज अपने अपने ब्रांचेस का प्लेसमेंट करती हैं, और इसके लिए कई कॉलेजेस में जो है कुछ फीस भी लगता है। प्लेसमेंट करने के लिए कॉलेज वाले जो प्रोग्राम मैनेजमेंट और ट्रेनिंग जो शेड्यूल करते हैं वो आपसे ही कुछ फीस लेते हैं, करीब 1200, 1500, 3000 रुपए तक ले सकते हैं, कहीं कहीं नहीं भी होता है। स्कोप क्या है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का? स्कोप देखिए, आप डिप्लोमा करने के बाद, देखिए आईटीआई करने के बाद आप एक वर्कर लेवल पे काम स्टार्ट करते हैं और एज अ वर्कर ही रहते हैं, लेकिन डिप्लोमा करने के बाद, पॉलिटेक्निक करने के बाद हो सकता है कि आपकी जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग इन द सेंस जो डीईटी और इंटर्नशिप है, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं मैं। देखिए इंटर्नशिप क्या है, किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में, लेट सपोज आपकी कंपनी कोई आपको प्लेसमेंट में हायर करती है और इंटर्नशिप बोलती है, इंटर्नशिप आप करेंगे, तो हो सकता है वो आपको प्रोडक्शन में ले जाए, है ना, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग में आपको ले जाए। अगर आपने हो सकता है ऑटोकैड किया हो, सॉलिड वर्क्स किया हो, आपने अपना से एक सीवी भी बना लिया है, तो हो सकता है कंपनी आपको इंटर्नशिप कराए डिजाइन एंड डेवलपमेंट में या रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये आपको एक पर्टिकुलर फील्ड में ले जाएंगे इंटर्नशिप कराने के लिए। इंटर्नशिप 1 साल का होगा। 1 साल के बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना अच्छा सीखा है, फिर आपको कंपनी अगर रखना चाहेगी रखेगी, नहीं तो आप 1 साल के बाद अपना सर्टिफिकेशन लेके वहां से निकल सकते हैं। डीईटी क्या है? डिप्लोमा इन ट्रेनिंग। डीईटी में ये नहीं है कि ये 1 साल तक ही रखेंगे, 1 साल का आपका डीईटी होता है, डिप्लोमा इन ट्रेनिंग। प्लेसमेंट में आपका जो प्लेसमेंट होता है, तो कंपनीज आपको जब ले जाएंगी, कोई कितनी भी बड़ी कंपनी हो, वो जब आपको अप्रोच करती है तो डायरेक्टली वो आपको डीईटी में ले जाएगी, डिप्लोमा इन ट्रेनिंग में। 1 साल तक आपका हर डिपार्टमेंट में होगा, डिजाइन में भी आपका ट्रेनिंग होगा, मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्शन में होगा, सेल्स में भी होगा, प्रोजेक्ट्स में भी होगा, क्वालिटी में भी होगा। ये जो ट्रेनिंग है डीईटी, 1 साल तक आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद आपका इंटरेस्ट देखा जाएगा, किसमें अच्छा है, किसमें ज्यादा नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग आपको फील्ड दे दिया जाएगा कि आप इसमें जो है एज अ जूनियर इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर या इंजीनियर, जो भी पोस्ट दिया जाएगा। हालांकि मुझे लगता है कि सबसे पहले आप ट्रेनी रहते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको जो पोस्ट मिलता है वो जूनियर इंजीनियर मिलता है, कहीं असिस्टेंट इंजीनियर मिलता है, उसके बाद इंजीनियर मिलता है, 2 साल बाद इंजीनियर मिलेगा, फिर 2 साल बाद आपको असिस्टेंट इंजीनियर मिलेगा, नहीं सॉरी, उसके बाद आपको सीनियर इंजीनियर का पोस्ट मिलेगा, फिर आपको जो है असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट मिलेगा, फिर आपको डेप्यूटी मैनेजर का पोस्ट मिलता है, फिर आपको मैनेजर का पोस्ट मिलता है, फिर आपको सीनियर मैनेजर का पोस्ट मिलता है, फिर आपको डेप्यूटी जनरल असिस्टेंट जनरल मैनेजर का पोस्ट मिलेगा, फिर डेप्यूटी मैनेजर का पोस्ट मिलेगा, है ना, उसके बाद मैनेजर का पोस्ट मिलेगा, जनरल मैनेजर का पोस्ट मिलेगा, फिर सीनियर मैनेजर का। ऐसे ही ये प्रोसेस चलता रहता है, लेकिन इसके लिए आपको एक्सपीरियंस मैटर करता है। हर 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल पे जिस कंपनी का जैसा रूल है वो प्रमोशंस देते रहते हैं। अब बात करते हैं कि हायर स्टडीज क्या है। पॉलिटेक्निक करने के बाद आप बीटेक के लिए जा सकते हैं। उसके लिए आपके पास ऑप्शन क्या है? देखिए, आपने टेक्निकल कोर्स किया है, आपने इंजीनियरिंग का कोर्स चूज किया है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू यू शुड चूज ओनली बीटेक। बीटेक में आप लैटरल एंट्री ले सकते हैं। लैटरल एंट्री, जैसे आपने 12th एंड आईटीआई के बाद डिप्लोमा में लैटरल एंट्री लेने का आपको चांस मिलता है, वैसे ही आप हायर स्टडीज के लिए बीटेक कर सकते हैं। उसके लिए लीट का फॉर्म निकलता है, LEET, LEET, ठीक है। इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद आप बीटेक सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। अगेन मैं कहूंगा, अगर आपने 12th बेसिस पे डिप्लोमा किया है, मतलब आपके पास 12th की डिग्री है ना, मतलब सर्टिफिकेट है, अब आपने डिप्लोमा कर लिया और आप लीट के लिए नहीं जाना चाहते हैं, तो आप 12th बेसिस पे जो है फॉर्म भरिए हायर स्टडीज का, फिर बीटेक कर लीजिए।
दोनों ऑप्शन है, बट ज्यादातर लोग लीड के थ्रू सेकंड ईयर में एग्जाम लेंगे, एक साल अपना कौन नुकसान करेगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मेन ब्रांचेस की, है ना। मेन ब्रांचेस कौन कौन से हैं डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के, तो उसमें से है मैकेनिकल प्रोडक्शन, ठीक है, और है मैकेनिकल ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ये तीनों पार्ट आपके अवेलेबल हैं मैकेनिकल में। बट ये जो कैड वाला पोर्शन है ये बहुत कम कॉलेजेस में मिलता है। उसका रीजन ये है कि जो लोग प्रोडक्शन से या ऑटोमोबाइल से डिप्लोमा करते हैं वो लोग कॉलेज से निकलने के बाद कैड का 6 मंथ का सर्टिफिकेशन कोर्स कर लेते हैं, तो उसमें ये चीज कवर हो जाती है। अब जिस फॉर्म के लिए प्राइवेट सेक्टर में ये लोग अप्लाई कर सकते हैं उस फॉर्म के लिए फिर ये और ये लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर सरकारी नौकरी है, गवर्नमेंट जॉब है, उसमें अगर मैकेनिकल कैड मांग लिया है तो ये दोनों लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो ये इनमें डिफरेंस है। उसके बाद है सिविल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें आता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन करके भी ब्रांच होता है। इनमें कुछ सब ब्रांचेस भी होते हैं, वो मैंने नहीं लिखा है। जैसे मैकेनिकल का प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल और कैड है, वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ईसीई करके आता है। इलेक्ट्रिकल है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बोलते हैं इसको, है ना, CSE बोलते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसको शॉर्ट में IT बोलते हैं। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग है, जिसको PE बोलते हैं। टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी है, केमिकल इंजीनियरिंग है, माइनिंग इंजीनियरिंग है, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग है, मैक्ट्रॉनिक्स है, फैशन टेक्नोलॉजी है, और एक मैं लिखना भूल गया जो आता है पेंट टेक्नोलॉजी। पेंट टेक्नोलॉजी भी आता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि डिप्लोमा करने के बाद आपको एक एवरेज पैकेज, ये मिनिमम, एवरेज एंड हाईएस्ट पैकेजेस क्या क्या मिल सकते हैं। दोस्तों ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आपने किस ब्रांच से आपने कंप्लीट किया है अपना पॉलिटेक्निक, ठीक है। अगर मैं मैकेनिकल प्रोडक्शन की बात करूं, ठीक है, एक मैं एवरेज सैलरी लिख ही देता हूं कि एवरेज सैलरी कितनी मिलती है डिप्लोमा के लिए, वो है 2.4 लाख पर एनम। 2.4 लाख मतलब क्या हुआ, 12 मंथ होते हैं साल में, ठीक है, इंटू 20 कर दीजिए तो ये आएगा 2,40,000, ठीक है। तो 20,000, 18 से लेके 20,000 एक एवरेज पैकेज है, जो अगर आपने गवर्नमेंट कॉलेज या किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेज से किया है जहां से प्लेसमेंट के लिए अच्छी अच्छी कंपनीज आती हैं, तो आपका पैकेज 18 से 20,000 एवरेज होने वाला है। वैसे जाने को तो 28,000 भी जाता है, ठीक है। तो एक मिनिमम पैकेज की मैं बात करूं तो मिनिमम पैकेज आपको मिलेगा इस समय, अगर अच्छे कॉलेज से पढ़ रहे हैं, 3 टियर के कॉलेजेस से पढ़ रहे हैं, तो मैं उसकी श्योरिटी नहीं लेता हूं। हो सकता है आप 6,000 पे जाएं, हो सकता है 8,000 पे जाएं, हो सकता है 10,000 पे जाएं। मिनिमम पैकेज इस समय डिप्लोमा के लिए 12,000 का है। एवरेज पैकेज इस समय डिप्लोमा के लिए जो है 18,000 का है, और जो मैक्सिमम पैकेज जा रहा है वो जा रहा है आपका 28,000 का, ठीक है। ये 3 मैंने लिख दिए हैं, ये 90% केसेस में सेम है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इन डिपार्टमेंट्स में मतलब ब्रांचेस में आप कहेंगे कि प्लेसमेंट किस किस ब्रांच का ज्यादा अच्छा होता है, तो मैं सबसे ज्यादा अगर किसी ब्रांच का प्लेसमेंट कहूंगा, अगर आपको जॉब करनी है, बहुत जल्दी जॉब करनी है, कि मतलब श्योरिटी चाहते हो कि किसी भी इंस्टीट्यूट या कॉलेज से पढ़ने के बाद आपको 3 टियर के भी प्राइवेट कॉलेजेस मिल गए, आपको प्लेसमेंट भी नहीं हुआ, तब भी आप सोचते हो कि यार मेरे को कहीं ना कहीं जॉब मिल जाए, ऐसे केस में आपका सबसे एवरग्रीन ब्रांच जो है, इसको मैं एवरग्रीन बोलता हूं, एवरग्रीन ब्रांच जो है वो आपका मैकेनिकल प्रोडक्शन है, ठीक है दोस्तों। मैकेनिकल प्रोडक्शन एवरग्रीन ब्रांच है। इससे अगर आपने डिप्लोमा या बीटेक कुछ भी किया है तो आप कभी भी मतलब खाली तो नहीं बैठ सकते, आपको कहीं ना कहीं जॉब मिल ही जानी है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो इस टाइम ज्यादा जॉब है गवर्नमेंट सेक्टर की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जॉब गवर्नमेंट सेक्टर में इस टाइम सिविल डिपार्टमेंट के लिए है ना। गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं कि मैंने डिप्लोमा करके बीटेक नहीं करना, आगे कोई पढ़ाई नहीं करनी, मैंने तो जॉब करना है, गवर्नमेंट जॉब करनी है, तो आप डेफिनेटली सिविल के लिए जाइए। सिविल के लिए इस टाइम गवर्नमेंट जॉब और ब्रांचेस के कंपैरिजन में ज्यादा है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस की मैं बात कर लूं तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट जॉब में अगर 100% जॉब मार्केट में आप मान के चलिए तो ओनली 3% जॉब गवर्नमेंट में है डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए। मैक्सिमम आपको
प्राइवेट सेक्टर में ही जाना पड़ेगा। जैसे कंपनी आती है विप्रो, जेनपैक्ट, है ना, और बहुत सारे कॉल सेंटर्स हैं, है ना। कॉल सेंटर में भी आईटी और सीएससी वाले चले जाते हैं, क्या करें, जॉब ही नहीं लगती है तो कहाँ जाएंगे, है ना। तो एक मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि वाई चूज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना। आई बटन में लिंक देता हूं, देखिएगा, स्कोप ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसमें मैंने ये बताया हुआ है कंप्लीट कि आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सीएससी ब्रांच आपको कब चूज करना चाहिए, उसका स्कोप क्या है, उसकी सैलरी क्या है, डिप्लोमा, बीटेक और एमटेक में उनका स्कोप क्या है। वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, आपको बहुत फायदा मिलेगा उससे, ठीक है। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग बहुत कम लोग चूज करते हैं, टेक्सटाइल कम लोग यूज करते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग लोग चूज करते हैं, लेकिन इसमें जॉब बहुत कम है। ज्यादातर जॉब इसमें टाटा केमिकल्स एंड जो IOCL है, इन दोनों में ज्यादा आपके मान के चलिए गवर्नमेंट जॉब वगैरह मान के चलिए है निकलते हैं। बाकी वेस्ट इंडिया में जो वेस्ट है वहां पे इनकी कंपनीज ज्यादा हैं जो केमिकल से रिलेटेड हैं। इधर दिल्ली NCR में या फिर साउथ में, है ना, या फिर ईस्ट में आपको इस ब्रांच से रिलेटेड जॉब बहुत कम मिलने वाले हैं। माइनिंग बहुत कम है, लोग करते भी बहुत कम है, इसके ब्रांचेस भी बहुत कम जगह पे हैं। मैकेनिकल ऑटोमोबाइल भी बहुत अच्छा ब्रांच है, आने वाला स्कोप इसका बहुत अच्छा होगा। लेकिन मैं कहूंगा अगर आप ऑटोमोबाइल से करते हैं डिप्लोमा तो आप हायर स्टडीज के लिए जाइए, जो होता है बीटेक। उसके बाद आप इस समय ईवी व्हीकल की वजह उसमें जाइए, डिजाइनिंग में, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के डिजाइनिंग में जाइए, उसका एक कोर्स होता है, इसके लिंक वगैरह से भी आप संपर्क कर सकते हैं।